Good morning, students. I welcome you in the lecture of Organization of Commerce and Management, चैप्टर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हम पहले प्लानिंग का शॉर्ट नोट पढ़ चुके थे. आज आपके सामने है ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस. से 5 to 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ वेडिंग फंक्शन दैट यू मस्ट हैव अटेंडेड. आपने किसी भी अगर शादी के फंक्शन में आप गए होंगे तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि किस प्रकार से उस पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है. उसके पीछे कई दिनों की और महीनों की मेहनत लगती है. चाहे वो जिस घर में शादी है उस घर के लोगों की मेहनत, फिर जिन जिन वेंडर्स को अपॉइंट किया गया है उनकी मेहनत, सगे संबंधियों की मेहनत, फ्रेंड्स की मेहनत. ये सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि वो शादी का जो फंक्शन है उसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया जाए, सभी की प्रॉपर आवभगत की जाए, ताकि लोग शादी के बाद भी उस फंक्शन का, उस आयोजन का लोग नाम निकालते रहे. दे मस्ट एडमायर द वे दैट होल फंक्शन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड. तो ऑर्गेनाइज करना ये एक बहुत बड़ा काम है. और ये ऑर्गेनाइज का जो काम है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के बाद ही किया जा सकता है. और इसीलिए सबसे पहले बैठ के प्लानिंग की जाती है और बाद में प्लानिंग को देखते हुए ऑर्गेनाइजिंग की जाती है. पहले प्लान और फिर ऑर्गेनाइज. और इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग का महत्व बच्चों उतना ही है जितना प्लानिंग का है. एक बात कहना चाहूँगा मैं आप लोग को, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिग मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, दे सिट इन बोर्ड रूम, दे डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन, हु विल डू इट. इन सभी चीज़ों पे वो बातचीत करने के बाद, है ना, उस एसी रूम में वो बैठ के सब कुछ सोचते हैं. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है और फिर एक्चुअल फिज़िकली उस काम को अंजाम कैसे दिया जाए, जब ये प्रोसेस स्टार्ट की जाती है उस प्रोसेस को बच्चों हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. मतलब जैसे ही प्लानिंग ख़त्म होती है बच्चों, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होती है. और इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देखा जाता है और अरेंज किया जाता है कई सारी ऐसी साधन संपत्ति, सामग्री जो प्लानिंग ने जो सोचा है उसको अंजाम देने के लिए. और इसमें बच्चों काम करने की अथॉरिटी दी जाती है और काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है. मैंने पहले भी कहा था, जहाँ से प्लानिंग बंद हो जाती है वहाँ से बच्चों ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब एक स्ट्रक्चर को तैयार करना, एक सिस्टम को तैयार करना, एक ढांचा तैयार करना जिसके अंतर्गत प्लानिंग के हिसाब से काम किया जाए. जैसे आपने सोचा कि कोई कंपनी में स्टार्ट करो तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि उस कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उन डिपार्टमेंट्स में कितने लोग काम करेंगे, हर डिपार्टमेंट को कितनी रिसोर्सेस लगेंगी, वो रिसोर्सेस आप कैसे उनको देंगे और काम कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ ए से स्टार्ट होगा, कहाँ जेड पे ख़त्म होगा. इन सभी चीज़ों को एक साथ सोचना और उन सोची हुई चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करना, बराबर. इस चीज़ को बच्चों हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. तो वापस एक बार मीनिंग देख लेते हैं. ऑर्गेनाइजिंग क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना, एंड अरेंजिंग मतलब आयोजन करना, है ना, देखना क्या चाहिए और उसी चीज़ का आयोजन करना. ऑल द रिसोर्सेस दैट इज़ मेन मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मनी मतलब कैपिटल बच्चों, मटेरियल मतलब सभी प्रकार का कच्चा माल, है ना, टूल्स, इक्विपमेंट, सभी चीज़ें, मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली कंप्यूटर्स, और मेथड्स, और किस मेथड को अपनाते हुए, जैपनीज़ मेथड अपनानी है या इंडियन मेथड अपनानी है, उसको देखते हुए सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई और अरेंज करने की प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, है ना. पहला वाक्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इज़ अ प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? दो चीज़ों की प्रोसेस. पहली पहचानना और आयोजन करना. पहचानना क्या लिखोगे? आइडेंटिफाइंग एंड अरेंजिंग.
क्या आइडेंटिफाई और अरेंज करना? ऑल द रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड्स एटसेट्रा। क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में? ऑर्गेनाइजिंग में दिया जाता है, कंधों पे रखा जाता है। डेलीगेट मतलब प्रोवाइड्स, देना। क्या देना? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार और जिम्मेदारी दोनों को एम्प्लॉयज के कंधे पे रखा जाता है बच्चों। मैनेजर हो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है, सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। करेक्ट। तो 8 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स मतलब प्रोवाइड्स, देना। क्या देना? अथॉरिटी मतलब पावर देना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन देना, ड्यूटी देना, करना पड़ेगा। वापस एक बार, ऑर्गेनाइजिंग क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? 2 चीज़ों की प्रोसेस, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अरेंजिंग। मैं जब बोल रहा हूँ तब नीचे मत देखो, आप सामने देखो, ताकि आपको आपके दिमाग में आ जाए आपने क्या देखा था, आपकी आंखों ने क्या देखा था, आपके कानों ने क्या सुना था, है ना, और आपका माइंड क्या कैच कर रहा है। वापस एक बार, ऑर्गेनाइजिंग क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? 2 चीज़ों की प्रोसेस। बोलो कौन सी 2 चीज़ों की प्रोसेस? ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अरेंजिंग। क्या आइडेंटिफाई अरेंज करना? ऑल द रिसोर्सेज, दैट इज सब कुछ मिठाई वाला लिख देने का बच्चों। मेन, मनी, मटेरियल, मच्छी, है ना, मैं मच्छी बोलता हूँ, मशीन एंड मेथड्स एटसेट्रा। इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। दूसरा, इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें 2 चीज़ें दिए, 2 चीज़ों को दिया जाता है। 2 प्रकार की मिठाई दी जाती है। इट डेलीगेट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में फिर बड़ा डायलॉग अपना, एकदम फेमस डायलॉग पूरे वर्ल्ड में, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट्स वेयर प्लानिंग एंड्स। जहाँ प्लानिंग बंद हो जाती है बच्चों, वहाँ से ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड? करेक्ट। When and where production should be started, where it should be ended, where the office of the company should be situated। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे तैयार किया जाता है। मतलब एक कंपनी का ढांचा तैयार किया जाता है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो स्ट्रक्चर सिर्फ आपने पेंसिल से या पावर पॉइंट की मदद से सिर्फ अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे तैयार किया था। उसको हकीकत में तैयार करना मतलब बच्चों ऑर्गेनाइजिंग करना। अंडरस्टूड? तो ये बच्चों मीनिंग था। मीनिंग में वापस एक बार, ऑर्गेनाइजिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 चीज़ें की जाती है, आइडेंटिफाइंग एंड अरेंजिंग। क्या अरेंज किया जाता है बच्चों? ऑल द रिसोर्सेज, दैट इज मिठाई वाला, मेन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड्स एटसेट्रा। इसमें 2 चीज़ों को दिया जाता है, डेलीगेट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेमस वर्ल्ड का डायलॉग, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट्स वेयर प्लानिंग एंड्स। और ये क्या क्रिएट करता है बच्चों? ये क्रिएट करता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? समझा आप सब लोग को? थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी जोश में। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्याख्या बनाई गई है, और ये व्याख्या एक फॉरेनर ने बनाई है, थियो हाइमन, अनदर मैनेजमेंट गुरु। इनके बुक्स भी रेफ़र किए जाते हैं बच्चों, काफ़ी फेमस भी है मार्केट में। इन द वर्ड्स ऑफ थियो हाइमन, हाइमन लिख के हमाम लिख के आओगे बच्चों तुम लोग, ध्यान से देखो, हाइमन है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? तो इनका भी वही कहना है जो हमने पहले स्टेटमेंट में पढ़ा था बच्चों। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, है ना। इन्होंने अलग शब्दों का प्रयोग किया है, मैंने अलग शब्दों का प्रयोग किया है, मगर हम दोनों की भावना बच्चों एक ही है। वहाँ पे मैंने आइडेंटिफाइंग बोला, इन्होंने डिफाइनिंग बोला, मीनिंग एक ही है, पहचानना, है ना, एक्सप्लेन करना, बताना। अरेंजिंग, इन्होंने बोला ग्रुपिंग, मतलब एक ही बात है ना, अलग ढंग से बताई जा रही है, सामने रखी जा रही है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। क्या डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग? द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। यस, आपकी कंपनी है, ऑफिस है, तो उसमें काम क्या होगा, ए से लेके जेड तक काम क्या चलेगा, पूरे दिन भर काम क्या चलेगा, पूरे महीना भर काम क्या चलेगा, कैसे चलेगा, इन चीज़ों को डिफाइन करना, इन चीज़ों का आयोजन करना, मतलब बच्चों ऑर्गेनाइजिंग। मगर इतना ही नहीं, बल्कि आगे भी बोला है उन्होंने, एंड एस्टैब्लिशिंग, मतलब सेट करना, फिक्स करना। क्या फिक्स करना? द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। यस,
एज ए एम्प्लॉय उसको पता होना चाहिए उसका मैनेजर कौन है, मैनेजर को पता होना चाहिए उसका जनरल मैनेजर कौन है, उसका सीनियर मैनेजर कौन है, सीनियर मैनेजर को पता होना चाहिए डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए उसका चेयरपर्सन कौन है, CEO कौन है। अथॉरिटी रिलेशनशिप है ना, घर में भी है। सबसे पहले डैड के बाद मॉम के बाद बड़ी बहन, बड़ा भाई, फिर आप, वैसे हर एक को अथॉरिटी दी गई है ना। तो उसको कहते हैं बच्चों सेट करना, फिक्स करना। क्या फिक्स करना? हर बंदे की अथॉरिटी रिलेशनशिप, उनके बीच में उनके अमंग क्या रहेगी, इसको भी पहले ही बताना, ताकि हर एक का दायरा तय हो, हर एक को पता चले उसके पास कितनी पावर है, उसके कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये उसको पहले ही अगर झाड़ू वाला है तो उसका काम है झाड़ू मारना, एक भी कचरे का टुकड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। और रोज़ झाड़ू मारना, सही समय पर मारना, एम्प्लॉयज़ आने के पहले झाड़ू मारना, साफ़ सफाई रखना। अगर आप परचेस मैनेजर हो, आपका काम है कच्चे माल को सही जगह से सस्ते में डिस्काउंट में परचेस करना, उसका स्टॉक वेयर हाउस में प्रॉपर्ली मेंटेन करना, वेयर हाउस का स्टॉक प्रॉपर्ली फैक्ट्री में लेके आना सही समय पर, ताकि प्रोडक्शन हो। देखो बच्चों, हर एक की कई सारी जिम्मेदारियां होती है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। बस कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं और उसको ग्रुप करते हैं। मतलब हम पहचानते हैं कौन सी प्रक्रिया, फिर उसका आयोजन करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, और फिर क्या करते हैं एंड एस्टैब्लिशिंग, मतलब फिक्सिंग। हम फिक्स करते हैं कि क्या अथॉरिटी रिलेशनशिप उनके बीच में रहेगी। वापस एक बार इन द वर्ड्स ऑफ थियो हाइमन, क्या कहते हैं ये ग्रेट मैन? ये कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? दो चीज़ों की, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग। क्या आइडेंटिफाई करना और क्या ग्रुपिंग करना? ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। और क्या फिक्स करना? एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे मैंने अभी ख़त्म किया है, आप ध्यान से इसको पढ़ें, समझें। वापस एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि प्लानिंग जैसे ख़त्म हो जाती है, प्लानिंग बोर्ड रूम में की जाती है, ऑफिस के अंदर की जाती है। प्लानिंग के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है, मगर यस, ऑर्गेनाइजिंग के लिए आपको फिज़िकली दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आपने सोचा, जो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर में या इवन पेपर पे है, उसको हकीकत में लाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट की जाती है। और ऑर्गेनाइजिंग इसीलिए कहा जाता है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें अरेंज किया जाता है क्या, वो सभी रिसोर्सेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। क्या दिया जाता है? तो इसमें दिया जाता है बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब स्टार्ट होती है? प्लानिंग ख़त्म होने पे इसको स्टार्ट किया जाता है। क्या क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक साँचा। डेफिनेशन में कहाँ थी हाइमन साहब ने वही चीज़ों को आपके सामने उजागर किया है। ऑर्गेनाइजिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफाइन किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है, किसका? ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। और क्या एस्टैब्लिश किया जाता है बच्चों? वही सेकंड सेंटेंस मीनिंग का, एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ लेट मी टेक यू टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मैंने यहाँ फीचर्स लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यू कैन मेक चेंजेस वाइल राइटिंग योर नोट्स इन नोटबुक। फाइन, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, जब आपको किसी भी कंपनी में जॉब दिया जाएगा तब वहाँ पे आपको अधिकार आपके बताए भी जाएंगे, और अधिकारों के साथ साथ आपको ड्यूटी भी बताई जाएगी, कर्तव्य परायणता बताया जाएगा। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपको तुमच्या खांद्यावर जबाबदारी दिली जाईल, मराठी माणसांसाठी खास। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, ऑर्गेनाइजिंग में क्लियरली हर एक एम्प्लॉय की, चाहे मैनेजर हो, सबऑर्डिनेट हो, कि आपकी पावर कितनी रहेगी और आपके ऊपर ड्यूटी कितनी रहेगी, इसको क्लियरली डिफाइन किया जाता है बच्चों, एक्सप्लेन किया जाता है। और इसीलिए पॉइंट आ गया।
और ऑर्गेनाइजिंग करते समय वो लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी किसको नहीं मिलनी चाहिए या बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इनके बीच में अच्छा बैलेंस होना चाहिए ताकि पावर का लोग मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। वह देखते हैं हम लोग अभी इसमें अंदर मसाला क्या दिया है बच्चों। गुड ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स डेलीगेट्स, बोला था ना मैंने, डेलीगेट्स मतलब प्रोवाइड्स। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको देता है? सबको देता है, टू द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। मतलब अच्छी ऑर्गेनाइजिंग अगर आप करोगे तो अच्छी ऑर्गेनाइजिंग में सभी को, मतलब सभी मैनेजर्स को, सभी सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों दी जाती है, मतलब उनको पहले ही समझाया जाता है। और ख़ास करके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी मैं तारीफ़ नहीं कर सकता ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार काम ठीक ढंग से नहीं होता। और ऐसे भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काम बहुत बढ़िया तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल ONGC कंपनी देख लो आप। ONGC इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी है बच्चों, मतलब गवर्नमेंट का 51% से भी ज़्यादा शेयर है, मगर उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाता है देखो, एकदम प्रोफेशनली चलाया जाता है। करेक्ट। खैर, तो गुड ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है बच्चों? गुड ऑर्गेनाइजिंग देती है, प्रोवाइड करती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको देती है? मैनेजर को भी देती है, सबऑर्डिनेट्स को भी देती है। आगे, इट क्लियरली एक्सप्लेन, मतलब आपको एक्सप्लेन किया जाता है क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। सिर्फ बताया नहीं जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, सिर्फ दिया नहीं जाएगा बल्कि बताया भी जाता है कि करना क्या है। डूज एंड डोंट समझाए जाते हैं, आपके काम करने का दायरा तय किया जाता है। तो पहले में याद रखो मुख्य क्रियापद है बच्चों प्रोवाइड्स, दूसरे में एक्सप्लेन्स। बात वही है, वापस एक बार। गुड ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके लिए? मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। फिर यही ऑर्गेनाइजिंग एक्सप्लेन भी करती है। किस बात को एक्सप्लेन करती है? अथॉरिटी को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। किसकी? ऑफ ईच मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके बीच में अच्छा बैलेंस मेंटेन हो। तो इट मेंटेन्स अ गुड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जैसे कि मान लो आप क्रिकेट के कैप्टन हो, बॉयज़ क्रिकेट खेलते होंगे बहुत सारा, तो अगर आप कैप्टन हो तो आपके पास अथॉरिटी है कि किसको पहले भेजना है, ओपनिंग बैट्समैन किसको भेजना है, ओपनिंग बॉलिंग कहाँ करनी, कहाँ पे कैसे फील्ड सेट की जाए। और अगर कल जाके फिर भी आप वो मैच हार गए तो उसकी जिम्मेदारी कैप्टन पे ही होती है, आपको ही गालियाँ मिलती हैं। जीत गए, यस, हौसला अफजाई आपकी ही की जाती है, आपका नाम बार बार बोला जाता है और आपको ट्रॉफी भी दी जाती है। तो इसका मतलब ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपके कंधे पे आ जाती है और दोनों में एक बेहतरीन बैलेंस भी बच्चों मेंटेन होना चाहिए। मान लो आपके पास अथॉरिटी बहुत कम है और जिम्मेदारी मतलब काम बहुत ज़्यादा दे दिया, तो उस काम के दबाव में बच्चों वो बंदा काम नहीं कर पाएगा। या फिर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी और काम ही नहीं दिया ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो वो एम्प्लॉई क्या हो जाएगा? मिसयूज़ कर सकता है दी हुई अथॉरिटी को। तो दोनों में अच्छा बैलेंस मेंटेन होना चाहिए और ये करने का ऑर्गेनाइजिंग का उद्देश्य होता है। और इसीलिए तीसरा वाक्य, इट मेंटेन्स अ गुड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेंस मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस। और इंश्योर किया जाता है कि अच्छा बैलेंस मेंटेन हो, जितना अथॉरिटी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और इसी के वजह से हेंस मिसयूज ऑफ पावर डज नॉट टेक प्लेस। और इसीलिए पावर का जो दुरुपयोग है वो जनरली नहीं होता अच्छी ऑर्गेनाइजिंग के वजह से। पढ़ लो द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट बच्चों। और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एज अ स्टूडेंट यू आर ऑथोराइज टू गो टू कॉलेज, टू गो टू कोचिंग क्लासेस, टू हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, समटाइम्स यू आर अलाउड टू गो फॉर सिनेमा, है ना, टू एंटरटेन योर सेल्फ, है ना, अथॉरिटी है। मगर ये सब करते समय पेरेंट्स ने आपके कंधों पे जिम्मेदारी भी रखी है कि कॉलेज जाना मतलब कैंपस में खड़े रह के लोगों को छेड़ना नहीं, बल्कि क्लासरूम के अंदर जाके पढ़ना, सुनना, लाइब्रेरी में पढ़ना, कंप्यूटर लैब में जाना, जो पैसे भरे जाते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या कहीं पे भी आप सिनेमा हॉल में चले गए, मॉल में चले गए, तो एक जिम्मेदाराना तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, है ना।
तो आपके पास जब घूमने की अथॉरिटी आ गई, पढ़ने की अथॉरिटी आ गई, तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी भी आ गई जिसको आपको निभाना चाहिए। जो बच्चे नहीं निभाते, ऑब्वियसली वो बच्चे फेल हो जाते हैं, उनका नाम खराब हो जाता है, उनके पूरे ख़ानदान का नाम खराब हो जाता है। और इसीलिए याद रखो, एज अ स्टूडेंट आपके ऊपर भी कई सारी आपके पास अथॉरिटी है और कई सारी जिम्मेदारियां भी आप अपने कंधों पे लेके चल रहे हो। जो निभाते हैं वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, जो नहीं निभाते बच्चों पीछे रह जाते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ इनोवेशन। इनोवेशन का पॉइंट हमने प्लानिंग में भी पढ़ा था, थोड़े चेंजेस इसमें किए गए हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रकार की इनोवेटिव इन नेचर है ना। आप देखो BMW की फैक्ट्री देख लो, मर्सिडीज़ की फैक्ट्री देख लो, या इवन अपनी टाटा मोटर्स की फैक्ट्री देख लो, सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। हर एक ने अपने तरीके से मशीनरी, टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट्स, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया है, अलग अलग इनोवेटिव है। जितना आप चेंजेस करोगे उतना बस उस चेंजेस से फ़ायदा होना चाहिए। और इसीलिए मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते समय कैन इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, मेथड्स, डिज़ाइन, डिपार्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन सभी का मिश्रण इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नई नई आइडियाज़ दे सकते हैं, है ना। मतलब ऑर्गेनाइजिंग क्या होनी चाहिए, एकदम इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। और इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग में जैसी पुरानी ऑर्गेनाइजिंग होते आ रही वैसी नहीं की जाती है, नई ऑर्गेनाइजिंग नए तरीके से करने की कोशिश की जाती है। उद्देश्य एक ही होता है, क्या तैयार करना, इट क्रिएट्स एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक साँचा तैयार किया जाए जिसके अंतर्गत सभी डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली, स्मूथली काम कर सके। और एट द सेम टाइम उनका ये भी रहता है कि हम ऐसा ढांचा तैयार करें अपने कंपनी का, ऐसे डिपार्टमेंट्स तैयार करें ताकि अगर कुछ नया बदलाव आएगा अगर टेक्नोलॉजी में, डिज़ाइंस में, तो उसको हम एडजस्ट कर पाए। मतलब अपने डिपार्टमेंट्स में बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। जहाँ पे देखो आपने घर में टीवी लगाया है, वहाँ पे भी आपने थोड़ी साइड में और जगह भी छोड़ी है। कल जाके हमें और बड़ा टीवी अगर लगाना है तो हम वहाँ पे लगा सके, ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ करनी पड़े। तो मॉम डैड ने ऑलरेडी पहले ही विजन रखी है अपने सामने। आपके घर में ही देखो कई सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, कई सारी जगहों पे आपने काफ़ी सारा ऐसा एडजस्टमेंट करके रखा है कि कल जाके दूसरी अगर बड़ी साइज़ की भी चीज़ अगर ला सको तो हम उसको वहाँ रख सके। इसको इनोवेशन कहते हैं बच्चों। तो किसी भी फैक्ट्री में, ऑफिस में, बैंक में, हॉस्पिटल में आप चले जाओ, वहाँ पे इनोवेशन किया जाता है, क्योंकि पुरानी चीज़ों को, डिज़ाइन को आप रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे काम स्लो चलेगा। अभी जो नई चीज़ें आ चुकी है, जैसे आपके हाथ में देखो स्मार्टफोन है, पहले नहीं था। हमारे हाथ में पहले डब्बा फ़ोन था, बट डब्बा फ़ोन अभी कोई चलाता है क्या? हम चला सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ सर चलाते हैं। अरे दूध वाला भैया चलाता होगा, हम नहीं चला रहे ना अभी। हमारे पास क्या है? स्मार्टफोन है। अच्छा, उस डब्बे वाले फ़ोन से आप ये सब कर सकते हो क्या? पढ़ सकते हो क्या? गूगल पे जा सकते हो क्या? थोबड़े के बुक पे जा सकते हो क्या? नहीं। तो ये जो आपके हाथ में ये जो है, ये स्मार्टफोन, ये क्या है? ये इनोवेशन है, ये नई डिज़ाइन है, ये नई टेक्नोलॉजी है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन भी हमेशा समय के साथ आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए इनोवेशन के लिए हमेशा जगह दी जाती है ऑर्गेनाइजिंग में। इसलिए वापस एक बार बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग इज़ इनोवेटिव इन नेचर। ऑर्गेनाइजिंग, शादियाँ देखो ना कैसे एकदम अलग अलग इनोवेटिव मैनर में की जाती हैं, है ना, देखा होगा आपने। आगे सेकंड, मैनेजर्स कैन इंट्रोड्यूस। ऑर्गेनाइजिंग करते समय मैनेजर इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब ला सकता है। क्या ला सकता है? न्यू आइडियाज़, मेथड्स, डिज़ाइन, डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तीसरा पॉइंट, फ़ायदा क्या होता है इससे? पहला फ़ायदा, इट क्रिएट्स एन इफ़िशिएंट मतलब बेहतरीन, मतलब बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी का एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। एट द सेम टाइम इट मेंटेन्स द फ्लेक्सिबिलिटी, और उन डिपार्टमेंट में हम बार बार लगातार समय के अनुसार चेंजेस भी कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि पूरा डिपार्टमेंट तोड़ना पड़े या सभी मशीनरीज एक साथ आउटडेटेड हो गई, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए इनोवेशन का साथ लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को बहुत ही ध्यान से अंजाम दिया जाता है बच्चों। तो ये हो गया इनोवेशन का पॉइंट, पढ़ लो।
Effective administration becomes your third point. Administration means having control, प्रशासन, प्रबंधन, मैनेजमेंट भी बोल सकते हो इसको। ऑर्गेनाइजिंग अच्छी तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा। ऑर्गेनाइजिंग जहाँ पुअर है, ख़राब है, वहाँ पे आप ज़्यादा नियंत्रण, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा प्रशासन नहीं रख सकते। तो अच्छी ऑर्गेनाइजिंग किसको जन्म देती है बच्चों? इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को भी जन्म देती है। तो गुड ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस द रोल, फंक्शन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। करना क्या है ऑर्गेनाइजिंग में, डिपार्टमेंट्स में काम क्या किया जाता है, तो हर एक का रोल बताया जाता है, हर एक को अपना कार्य, फंक्शन मतलब कार्य बताया जाता है, हर एक को पावर दी जाती है, हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। काम को अंजाम कैसे देते हैं? तीसरा वाक्य, इट इज़ अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब काम को बांट दिया जाता है और काम करने का अधिकार भी दिया जाता है, बराबर। एंड हेंस इट बिकम्स ईजी टू मैनेज द ऑन गोइंग वर्क। और जब सबको काम बांट के दिया जाता है, सबको अधिकार दिए जाते हैं, तो फिर उस काम को मैनेज करना या उस काम को एडमिनिस्टर करना बच्चों आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे बच्चों, हम लोग क्रिकेट का लेते हैं। क्रिकेट में देखा होगा ना आपने, एक मैनेजर होता है, क्रिकेट टीम का मैनेजर, एक होता है हेड कोच, एक बैटिंग कोच। हेड कोच के अंडर रहते हैं बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरेपिस्ट मतलब डॉक्टर भी होता है, बराबर। और फिर सब प्लेयर्स रहते हैं। अब कोई प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करा, अभी सबको देखो काम बांट के दिया है ना, सबको हर एक का रोल बताया गया है, हर एक का कार्य, सबको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। कल जाके विराट कोहली फील्डिंग अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप बताओ किसको बुलाएगा मैनेजर और पूछेगा? फील्डिंग कोच को बुलाएगा। फील्डिंग कोच बोलेगा कि मैंने तो बहुत अच्छे से सिखाया, मगर वो फिर भी उसके पैर में थोड़ी अकड़न आई है, मोच आई है, तो फिर मैनेजर किसको बुलाएगा? फिजियोथेरेपिस्ट को, डॉक्टर को। डॉक्टर बोलेगा मैंने साहब इसको बोला था कि मत खेल, ये 1-2 मैच मत खेल, फिर भी ये सुना नहीं करके, समझा। अब मैनेजर विराट कोहली को बोलेगा कि आपको 2 मैच आराम करना चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब मैनेजर को अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मिल गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग ने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा प्रशासन क्या कर दिया है? क्रिएट कर दिया है, खड़ा कर दिया है। और इसी के वजह से कौन क्या काम कर रहा है ये पता चल जाता है, और फिर हम उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक को डिवीजन ऑफ वर्क हो गया ना, हर एक को काम बांट के दिया है। कल जाके अगर अपना कोई बॉलर बॉलिंग ठीक से नहीं कर रहा है, तो मैनेजर बॉलिंग कोच को बुलाएगा और उनको बोलेगा वापस प्रैक्टिस करो अच्छे से, समझे। तो काम बांट के देने के वजह से, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की वजह से काम का नियंत्रण करना बच्चों एकदम इजी हो जाता है। इसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ गुड ऑर्गेनाइजिंग। वाक्य मैंने यहाँ सीधा लिखा है, गुड ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में दिया जाता है, डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है। क्या बताया जाता है? 4 चीज़ें बताई जाती है, रोल, फंक्शन, अथॉरिटी मतलब आपकी भूमिका क्या होगी, आपके कार्य क्या होंगे, आपके पास अधिकार क्या होंगे, आपके कंधों पे जिम्मेदारी क्या होगी, ये बताया जाता है। आगे ये कैसे किया जाता है? इट इज़ अचीव्ड थ्रू, मतलब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? क्योंकि सबको काम बांट के दिया जाता है और सबको अथॉरिटी दी जाती है, एंड हेंस इट बिकम्स ईजी टू मैनेज द ऑन गोइंग वर्क। करेक्ट। अगर कल जाके घर में से डैडी ने आपको बोल दिया कि जा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर के आ, और आपने अगर बिल नहीं भरा,
तो पापा को तो पता है ना किसको काम बोला गया है, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया था उन्होंने, आपको अथॉरिटी दी, आपको पैसे दिए कि भाई जा तू 50 रुपये अपने लिए रख दे, और फिर भी आपने अगर नहीं बिल भरा तो फिर डंडे से फटके किसको मिलेंगे? आपको मिलेंगे। इसको कहते हैं बच्चों इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। समझा लगता है अभी आप लोग को? वेरी गुड। तो बच्चों 3 पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन भी करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे अच्छा बैलेंस मेंटेन होता है बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे फ़ायदा ये होता है कि मिसयूज़ ऑफ पावर बच्चों नहीं होता। क्लियर? पहला पॉइंट। सेकेंड, इनोवेशन। ऑर्गेनाइजिंग, जैसे प्लानिंग अपने आप में इनोवेटिव प्रक्रिया है, वैसे ऑर्गेनाइजिंग भी अपने आप में एक इनोवेटिव, एक नवोदित प्रक्रिया है, बराबर। इसमें नए नए आविष्कार किए जाते हैं। अब ये आविष्कार कौन करेगा? तो मैनेजर करेंगे, मैनेजर इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? न्यू आइडियाज़, न्यू मेथड्स, न्यू डिज़ाइंस, न्यू डिपार्टमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी। इसे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा पहला, इट क्रिएट्स अ इफ़िशियंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन आपकी तैयार हो जाती है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने बार भी चेंजेस कर सकते हो, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं बच्चों। तीसरा अभी हमने पढ़ा था, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है किसके वजह से? अच्छी ऑर्गेनाइजिंग के वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें 4 चीज़ों को दिया जाता है। कई बार मैंने देखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करते हैं उनको एंड तक पता नहीं होता है कि उनको काम क्या करना है। इट इज़ नॉट अ जोक, मैंने सुना है लोगों से। उनको सिर्फ वहाँ जाना है, बैठना है, कौन सी फाइल कहाँ लेके जानी है, उनका खुद का रोल क्या है, ये बहुत बार पता ही नहीं होता। मगर वही प्राइवेट कंपनीज़ में हर एक को पता होता है उसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है। हर एक बंदे को पता होता है उसका बॉस कौन है, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी की जाती है। और इसीलिए बच्चों प्राइवेट में मैनेजमेंट करना बहुत आसान रहता है, और इसीलिए दिया है, हेंस इट बिकम्स वेरी इजी टू मैनेज द ऑन गोइंग वर्क। तो 3 पॉइंट और मीनिंग एंड डेफिनेशन आज हमने पढ़ा। डेफिनेशन थियो हेमंत साहब ने दिया था, और ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं, समझने हैं, और कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप लोग को मेरे लेक्चर में जो इवनिंग में रहता है, आज इवनिंग में आप लोग मुझे वो डाउट्स पूछ सकते हो। कुछ लोग सिर्फ अटेंडेंस देने का काम करते हैं, कुछ लोग तो अटेंडेंस देते भी नहीं हैं, सिर्फ ऑनलाइन रहते हैं। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मगर डाउट है, कोई पॉइंट समझा नहीं, फिर भी आप अगर पूछने के लिए डरते हो बच्चों, तो फिर नुकसान आपका है। और इसलिए हम चाहते हैं बी करेजियस टू से कि आपको नहीं समझा, आप बिंदास बोल सकते हो, उसको हम वापस सिखा सकते हैं और नए नए एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको कुछ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लग रही है, उसको हम और आसानी से आपको बता सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।